चलो सारे बच्चे प्लीज ध्यान देना। देखो जी प्लीज, जीएसटी हम लोगों का चल रहा था। जीएसटी के अंदर जो चैप्टर था हमारा, चैप्टर कौन सा था भाई? वैल्यूएशन। प्लीज बातें बंद प्लीज। क्या कर दूं? ये क्या है? एनर्जी खुद से आती है। चिल्ला के भाई गला खराब करना है अपना? पहले इतना चिल्ला रहे हैं, देखो प्लीज, देखो प्लीज, देखो अब्दुल, देखो बेटा, तो टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे कुछ बच्चे। तो सीपीसी का टेस्ट है जो, ये आज फ्राइडे है, अगले फ्राइडे टेस्ट है सीपीसी का। और इनकम टैक्स के अंदर, हाँ हाँ, इनकम टैक्स के अंदर एडवांस टैक्स, 5 मिनट नहीं बेटा, 3 मिनट। एडवांस टैक्स और क्या था वो, टीडीएस, और क्या था वो, रिटर्न ऑफ इनकम। और इसका भी टेस्ट फ्राइडे ही है। फ्राइडे टेस्ट ले लेंगे ना दोनों का, क्या दिक्कत है? हाँ, क्यों, क्लास होगी, सब हो जाता है, सब हो जाएगा, चिंता मत कर। बोलो। ठीक है, वो क्लास के बाद, क्लास के बाद। देखो जी प्लीज, प्रीतेश वहां क्या कर रहा है? इधर आ जा। आवाज तो आ रही है पर साथ में डिस्टर्ब भी कर रहा है। 2-4 लोग तेरे से बात कर रहे हैं, गुफ्तगू। हाँ, अच्छा, चलो कोई नहीं, तुम मत छेड़ो उसको, पढ़ने दो उसको, बेचारे ने पढ़ना इतनी मुश्किल से स्टार्ट किया। कमेंट नहीं करने चाहिए बीच में, नो कमेंट्स प्लीज, ध्यान दो यार। 14 हो गए, देख लो 1 ही मिनट रह गया, वही मैं इसलिए कह रहा था, क्लास स्टार्ट करते करते वो 15 हो ही जाती है। चैप्टर बताइए कौन सा था? वैल्यूएशन अंडर जीएसटी। सेक्शन कौन से हैं इसके? एक ही सेक्शन है, सेक्शन 15। और रूल कौन से हैं? 27 से लेके 35 तक। एनी डाउट? समझाया क्या है? कुछ भी नहीं आई बात समझ में? मैंने कहा था बच्चों, सबसे पहले सेक्शन 15 करेंगे। 15 के 3 सब सेक्शन, 1, 2, 3। 1 में AV इज इक्वल टू TV, एसेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर आप 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो। क्षितिज, पहली कंडीशन क्या थी बेटा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन
नहीं होनी चाहिए और प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, बस सिंपल भाई। हाँ नहीं, मैंने उस दिन भी बोला था। हाँ चेक तो चलेगा, चेक तो कैश ही है एक तरीके से। यार बता तो दिया था यहाँ पे लेक्चर में, रिकॉर्डिंग में डाला है मैंने, और मैंने बोला था बच्चा ये क्वेश्चन पूछता है। हाँ और फिर आप वही गलती कर रहे हैं, देखो। हो गया आप क्लियर? बस बस, बिल्कुल सही। दूसरा देखो, बाकी दिसंबर तक नौबत ही नहीं आने देंगे तुम्हारी कोई, ठीक है ना? दिसंबर तक तो बहुत कुछ। दूसरा पता रहा तुम ही पढ़ा रहे हो, है ना? दूसरा, हाँ भी दूसरा क्या है? 5 एडजस्टमेंट। तीसरा डिस्काउंट। अगर देखा जाए तो 5 एडजस्टमेंट में एक सब्सिडी थी, बस वही इंपॉर्टेंट थी। गवर्नमेंट की सब्सिडी कौन सी लेते हैं? हाँ नेट या ग्रॉस? हाँ लेते नहीं है, लेते नहीं है, बिल्कुल सही बोला। करना क्या होता है? ग्रॉस करना होता है, नेट करना होता है? नेट। पक्का? वेरी गुड। और नॉन गवर्नमेंट की? ग्रॉस। बाकी डिस्काउंट आपको पता ही है, डिस्काउंट आप सबको पता ही है। ठीक है बढ़े आगे। अब आ जाओ। कुछ नहीं करवाया अतुल, अभी तक कुछ भी नहीं करवाया, अभी तक कुछ नहीं करवाया। 15(4) क्या था भाई? 15(4) कहता था रेफर करो क्या? रूल्स। और 15(5) क्या था? रूल नंबर। 15(5) में रूल कौन सा था? देखो लिखवाया होगा। 32 स्पेशल प्रोविजन। ठीक है भाई, 37 कहां से बोल रहा था? 32 बोला। देखा? पढ़ लो बेटा, यहाँ नजर हटी दुर्घटना घटी, जीएसटी है ये। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 रेफर रूल, रूल्स को रेफर करेंगे। ठीक है, तो आज जो क्लास है वो हमारी रूल की है। आज हमें पढ़ने ही क्या है? रूल्स पढ़ने। देखो जी क्या होता है, हमें जीएसटी के अंदर जो जीएसटी है, क्या ये एक टैक्स है? तो जो हमें जीएसटी का टैक्स, आपने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल फोन 50,000 रुपए का आया, तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है नहीं लगता? लगता है। तो ये जीएसटी का टैक्स कैसे निकाला जाता है सर? इसके लिए हमें वैल्यू चाहिए, यस और नो? किसकी? लिखना स्टार्ट करो, किसकी वैल्यू चाहिए? सर जो हम सप्लाई कर रहे हैं, यस और नो? और सप्लाई क्या कर रहे होंगे? या तो गुड्स या तो सर्विसेज। तो जो भी गुड्स या सर्विस आप सप्लाई कर रहे हैं, आपको उसकी वैल्यू चाहिए। भी आपके बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है, उसके ऊपर आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, यस और नो? जो बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। तीन चीजें होती है ना, तो यहाँ पे भी तीन चीजें। वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? रेट ऑफ टैक्स,
मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, रेट ऑफ टैक्स। तो वो टैक्स का रेट तो हमें बता रखा होगा ना, यस और नो। हम यहां पे कर क्या रहे हैं, इक्वल टू में हम क्या निकाल रहे हैं, कंपटीशन ऑफ जीएसटी, कितना जीएसटी आपके ऊपर बना। वही तो मैंने शॉर्टकट में लिखा था कि जीएसटी का टैक्स कितना बन रहा है, वो मैं निकाल रहा हूं। तो मेरे गुड्स की वैल्यू कितनी है, बोलो बच्चों, 50,000। मोबाइल खरीदा मैंने, क्या रेट है उसके ऊपर, 5%। कैसे लिखूंगा, 5/100। और क्या मल्टीप्लाई करूंगा, और क्या मल्टीप्लाई करूंगा, बताओ, बोलो बोलो, और क्या मल्टीप्लाई करूंगा, रेट ऑफ, रेट ऑफ टैक्स, मानो कमेंट नहीं, रेट ऑफ टैक्स हो गया। उसके बाद रेट ऑफ क्या हो गया, एक्सचेंज। आरओई का मतलब क्या है, रेट ऑफ एक्सचेंज। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, तीसरा, रेट ऑफ एक्सचेंज। जो बच्चे अभी आए हैं बेटा, कुछ नहीं छूटा आपका, अभी हमने स्टार्ट किया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज की क्लास रूल्स की है। किसकी क्लास है, रूल की क्लास है। हमें हमें ये देखना है कि जो आप मोबाइल फोन घर में खरीद के लेके आए हैं उसके ऊपर जीएसटी कितना बना, हम ये कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। आप मोबाइल फोन कितने का खरीद के लाए, बोलो 50,000 का। उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स, मतलब समझ गए, आरओटी का मतलब रेट ऑफ टैक्स, जीएसटी का टैक्स रेट कितना है उसके ऊपर, 5%। क्या लिख लोगे, नहीं लिख लोगे। आगे क्या चाहिए, रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज कब होगा, जब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन होगा, अदरवाइज रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं होने वाला। रेट ऑफ एक्सचेंज कब आएगा पिक्चर में, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन होगी। ये जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं भाई, कुछ तो लिख दो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आवाज आ रही है नहीं आ रही है इन लोगों को। हाँ नीलू, वेरी गुड आफ्टरनून। आशी, ठीक है। तो बाकी बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। रेट ऑफ एक्सचेंज सुन लो क्या होता है। रेट ऑफ एक्सचेंज रूल 34 के अंदर बताया गया। रेट ऑफ एक्सचेंज कौन से रूल के अंदर बताया गया, 34 के अंदर, और उसमें बोला हुआ है। अच्छा ये रेट ऑफ एक्सचेंज कब आता है, बोलो, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, 12वीं क्लास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिखना सीखा होगा, ऐसे लिखते हैं ना। तो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या होगी, ट्रांजेक्शन होगी। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन होगी तो रूल 34 पिक्चर में आएगा। और रूल 34 क्या बोलता है, गुड्स के रिगार्डिंग अलग, सर्विस के रिगार्डिंग अलग। गुड्स के रिगार्डिंग नोटिफाइड कर रखा है सीबीआईसी ने। गुड्स के रिगार्डिंग क्या रेट लेना है, क्या रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है, वो सीबीआईसी का देखेंगे। सीबीआईसी बोले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। आरबीआई नहीं चलेगा भाई। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करके क्या आते हैं, मानव आरबीआई का रेट ले लेते हैं भाई, और जैसे ही आपने आरबीआई का रेट लिया दुर्घटना घट गई। क्योंकि आपको रेट किसका लेना है, सीबीआईसी का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। और सर्विस में किसका रेट लेना है, गैप का। गैप बोले तो जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या मतलब, कभी खुशी कभी गम, वही बात है। बस हमें पता है मोनोपोली क्या होती है, रियलिटी हमें पता ही नहीं है उसकी। भाई गैप कुछ नहीं है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप उस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिस दिन आप उस ट्रांजैक्शन को क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, कहाँ, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सुनो, आज मैंने क्या किया, गोल्ड परचेज किया है दुबई से, फेक एग्जांपल है। मैंने आज दुबई से क्या किया है, वो बिस्किट मंगवाए मैंने, ठीक है ना, गोल्ड के ही, ठीक है ना, एग्जांपल फेक है बट तुम रेट बढ़वा दोगे, है ना। तो मैंने गोल्ड मंगवाए और
मेरी ये ट्रांजेक्शन हुई जिसमें मेरे अकाउंटेंट क्या करेगा, वैल्यू रिकॉर्ड करेगा। उसने सीधे क्या किया, गोल्ड का रेट देखा किस रेट पे चल रहा है, वो रेट यहाँ पे देख लिया, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या चल रहा है। या मान लो मैंने किसी से क्या खरीदे हैं, डॉलर खरीदे हैं, डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 75 ले ले क्या जा रहा है, 80 ले ले क्या जा रहा है, अपने घर की खेती है। अरे अभी तो अपना क्वेश्चन है ना, यार नहीं तो ये क्या दिक्कत है, हम 80 लेंगे तो 75 ले रहे हैं हम। हमने जो वैल्यू है हमारे सर्विस की, जो हमने सर्विस बाहर वाले को दी है, वो सर्विस कितने की है, मान लो 1 लाख की, और उस सर्विस के ऊपर जीएसटी का रेट कितना है, 18%। आ गई बात समझ में, 18% जीएसटी का क्या है, रेट है। तो ये करके कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके 18,000 रुपए। ये कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 18,000 रुपए। पर ये सब कुछ हमने क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है पहले। किस में कन्वर्ट कर लिया, इंडियन करेंसी है ना, क्योंकि डॉलर में ट्रांजेक्शन हुई थी, वरना तो ये 75 लाख की शायद ट्रांजेक्शन होती, जो भी है। आ रही बात समझ में, वरना ट्रांजेक्शन काफी हैवी होती मतलब। और फिर मल्टीप्लाई क्या कर देना है, इसलिए अभी मत मल्टीप्लाई कर देना, मतलब क्योंकि वो ज्यादा आ जाएगा, तुम्हें गलत लगने लगेगा। ये तुम ऐसा कर लो, ये 75 लाख ही है, लो मैंने कन्वर्ट नहीं किया ना, पहले करेंसी में उसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। समझ गए, मेरी ट्रांजेक्शन जो हुई है वो 1 लाख डॉलर की हुई है। 1 लाख क्या है, डॉलर है, और $1 कितने का है, 75 का है। तो पहले मल्टीप्लाई नहीं कर लूंगा, अबे डिवाइड क्यों करेंगे यार, तुम्हारे पास, तुम्हें डिवाइड क्यों करेगा, अच्छा ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ। तो सीधे क्या करेंगे, 1 लाख जो है, जो 1 लाख डॉलर है, सीधे उसे 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंडियन करेंसी 75 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन निकल के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, नहीं आया सब, हाँ हाँ। तुम्हें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, तुम्हारे ये रुपी बता रखा है ना, 75 रुपये हम क्या बोल रहे हैं, हम 75 रुपये क्या बोल रहे थे, 75 रुपये क्या था भाई और बहनों, 75 रुपये क्या था, $1 की कीमत थी। आ गई बात समझ में, तो अब मल्टीप्लाई करेगा नहीं करेगा। अच्छा है फॉरेक्स नहीं है आपके सिलेबस में, अब एफएम के अंदर फॉरेक्स होता था, फॉरेक्स मेरे को नहीं आया था फॉरेक्स। हाँ फॉरेक्स एक्सेस मैनेजमेंट होती थी, मतलब आता था थोड़ा बहुत, पर ऐसा नहीं आता था कि परफेक्ट बोल सके आप, नहीं आता तो नहीं आता था। तो अच्छा है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब एफएम है आपके सिलेबस में ग्रुप 2 के अंदर, पर फॉरेक्स नहीं है। अब फॉरेक्स आपके सिलेबस में नहीं है। सीए फाइनल में, अगर आप कोई सीए कर रहा हो यहाँ, तो सीए फाइनल के अंदर फॉरेक्स पड़ेगा। ठीक है जी, तो $1 75 रुपए का है, अगर आपके $1,00,000 का हिसाब बना है, तो इंडियन करेंसी में 75 लाख रुपए हो जाएंगे। और आप मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, रेट ऑफ एक्स, ओ सॉरी, रेट ऑफ टैक्स, आपका टैक्स निकल के आ जाएगा, कितना आ रहा है, जो भी है निकाल लो, निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, निकालना आया नहीं आया। ट्रांजेक्शन या तो इंडिया में हो रही होगी या इंडिया के बाहर हो रही होगी। इंडिया में हो रही है तो सीधे क्या करते हैं सर, 50,000 रुपए का मोबाइल खरीदा, 5% जीएसटी लग गया, नमस्ते लंदन। इसके अलावा कुछ हुआ है क्या आज तक, मैकडी में भी जाते हो यही तो होता है। तो इंडिया वाली ट्रांजेक्शन में जीएसटी कैसे लगता है वो आपको पता है या नहीं पता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कैसे लगेगा सर, जो भी करेंसी है पहले उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रुपी में। जब तक इंडियन रुपी में कन्वर्ट नहीं होगा, अब वो रुपी में कन्वर्ट करना है तो वो रेट कौन सा लोगे, रुपी का, पैसा कहां से आएगा, जिस दिन आपका अकाउंटेंट बुक में रिकॉर्ड कर रहा है वो देख ले क्या रेट चल रहा है, जो वो रेट लेना चाहे वो ले ले, उसी को जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। आ गई जी बात समझ में। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मैंने गुड्स खरीदे हैं उसमें कितना कंपोनेंट है जीएसटी का, तो मुझे क्या निकालना होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। कौन सा सेक्शन हेल्प करेगा, सेक्शन 15 प्लस रूल्स, अगर रूल्स की जरूरत पड़ी तो।
रेट ऑफ टैक्स क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, हमेशा मिलेगा, चाहे कुछ हो जाए। बाई चांस ना मिले तो 18% लगा के आना है, फिर चाहे सी वाला हो चाहे आई वाला हो। सी वाला होगा तो मतलब समझ गए वो 99 लगा के आया करोगे, और आई वाला होगा तो डायरेक्टली 18% लगा के आयोगे। ये मैंने पहली क्लास में अपने में बता दिया था आप लोगों को। और रेट ऑफ एक्सचेंज भी आपको पता लग गया कि सर रेट ऑफ एक्सचेंज भी हमें क्वेश्चन में बता रखा होगा। अब गुड्स के लिए क्वेश्चन में पता है क्या है, आरबीआई का रेट दिया होगा, आपने क्या करना है, सीबीआईसी लेना है। तुम्हारे साथ वहां धोखा होगा ना, आरबीआई का रेट जानबूझ के देंगे तुम्हें। तुम्हें किसका रेट लेना है, सीबीआईसी का। रेट लेने के बाद क्या करो, उसे कन्वर्ट कर लो इंडियन करेंसी में। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद जीएसटी का टैक्स का रेट लगा दो, पता लग गया कितना जीएसटी लगा, खत्म, सिंपल। हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, ये चीज पढ़ रहे हैं, वैल्यू। हम केवल वैल्यू पढ़ रहे हैं। आ जाओ अब। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जब मैं निकालता हूं, जब मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालता हूं, किसकी सप्लाई निकालता हूं मैं, वैल्यू ऑफ, या तो गुड्स की या तो सर्विस की। तो कितनी बातें होती हैं, तो या तो टीवी मेरी क्या होगी, रिलायबल होगी, या तो टीवी मेरे पास रिलायबल होगी। रिलायबल कब होगी, जब मैं क्या सेटिस्फाई करूंगा, सेक्शन 15(1) की कंडीशन, यस और नो। अगर मैं सेक्शन 15(1) की कंडीशन को सेटिस्फाई करूंगा तो मेरी टीवी क्या हो जाएगी, रिलायबल हो जाएगी। जो टीवी हम बोलेंगे वही मानी जाएगी, वो बच्चों को पता ही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, हमारी जो टीवी है वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर सेक्शन कौन सा लग रहा है, 15(4). 15(4) कब लगता है वो आपको पता ही है। तो इस केस के अंदर पिक्चर में कौन आने वाला है, रूल्स आने वाले। और रूल्स को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। एक में हम बोल रहे हैं रूल नंबर 27, उसको हम कह रहे हैं जर्नल रूल। ये बुक वाले ने नहीं बोला है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, जर्नल रूल। और दूसरे को मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिक रूल। जर्नल रूल कौन सा है, 27, और स्पेसिफिक कितने हैं, 2। 28, 28 के बाद क्या आता है, 29, 29। तो हमेशा जर्नल रूल कौन सा लगेगा, 27 लगेगा। और 28 और 29 क्या है, स्पेसिफिक है। 28 कब लगता है, जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी, समझ गए। और 29 कब लगेगा, जब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शन होगी। अब आपको समझ में आ गया कि सर हमें हमेशा कौन सा रूल लगाना है, 27 पर। अगर रिलेटेड पार्टी है तो 28, प्रिंसिपल एजेंट 29। और सुन लो प्यारे बच्चों, और सुन लो, 30 और 31 इनके भाई बहन है, तो यहाँ पे 30 भी आएगा, 31 भी आएगा। यहाँ पे भी 30 आएगा, यहाँ पे भी 31 आएगा। यहाँ पे भी 30 आएगा, यहाँ पे भी 31 आएगा। समझ गए होंगे क्या हो रहा है। 30 और 31 वैसे ना आपके एग्जीक्यूटिव में ये टॉपिक नहीं देना चाहिए था, बहुत टफ टॉपिक है, पर मैं आसान करूंगा आपके लिए। ये सीए फाइनल में होता है, सीएमए फाइनल के अंदर होता है, सीए इंटर के अंदर ये टॉपिक है ही नहीं। आपके उसमें तो क्या कर रखा है ना, सब दे दिया है, सब पढ़ लो, आपसे सब कुछ पढ़वा रहे। तो रूल 28 आप लोगों को समझ में आया, कनेक्टिविटी पता लगी हमें पढ़ना कैसे है। 28 हमारा जनरल रूल रहेगा, 29 सॉरी 27 हमारा जनरल रहेगा, 28 और 29 स्पेसिफिक रहेंगे। और 30 और 31 कब लगाने हैं, किसकी सीक्वेंस में लगाने, इनके सीक्वेंस में लगाने। तो ये मैंने मास्टर चार्ट आपके लिए बना दिया है। मैं क्या करने वाला हूं, पहले जनरल रूल सिखाने वाला हूं, फिर स्पेसिफिक रूल सिखाने वाला। और रियलिटी में ये सीखने में तो 8-8 घंटे भी लग जाते हैं, मतलब डरना मत, इतना ज्यादा है, पर आपको इतना नहीं कराना है। जब फाइनल में बैच लेते थे तो इतना ही टाइम लगता था। नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। सबसे पहले जर्नल रूल में आ जाओ, आप वहीं पे लिख लो। जर्नल रूल देखो भाई प्लीज, जर्नल रूल के अंदर
रूल कौन सा लगा रहे हैं? 27। 27 में क्या कहता है? वेयर, लिखना मेरे साथ, कंसिडरेशन। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं आपका भी कंसंट्रेशन लेवल हाई चाहिए ये सीखने के लिए। आपने नजर इधर से उधर करी, सो गए अगर आप, तो भैया ये सो गया। होल कंसिडरेशन नॉट होली, वेयर कंसिडरेशन नॉट होली और पार्टली इन मनी। where consideration not wholly or partly in money। तो इसके अंदर स्टेप्स लिख लो। सबसे पहला स्टेप क्या है? वेयर कंसिडरेशन नॉट होली और पार्टली इन मनी। मैंने बोला था उस टाइम पे काइंड नहीं होना चाहिए। अब क्या हो रहा है? मनी के साथ साथ क्या है? काइंड भी है। तो मनी प्लस काइंड है। तो भैया उस केस के अंदर आपके गुड्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो क्या बोलते हैं उस केस के अंदर कैसे निकालोगे? ओपन मार्केट वैल्यू चेक कर लो। क्या चेक कर लो? ओपन मार्केट वैल्यू चेक कर लो। जो भी आपने सप्लाई किया है, जो भी आपने सप्लाई किया है उसकी क्या निकाल लो? ओपन मार्केट वैल्यू। क्या हमें ओपन मार्केट वैल्यू मिल जाएगी? बोलो। यस, आराम से मिल जाएगी ओपन मार्केट वैल्यू। कहता है अगर ओपन मार्केट वैल्यू ना मिले तो क्या करो? मनी की वैल्यू, कितना आपको मनी में मिला, प्लस नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, प्लस क्या करो? नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन ले लो। नॉन मॉनेटरी, अब मान लो साथ में वॉच दी है तो उसकी भी तो मार्केट में वैल्यू होगी। उस मार्केट वैल्यू प्लस नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। सबसे पहले क्या लेना है? ओपन मार्केट वैल्यू ले लेनी है। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही तो वो क्या कह रहा है? मार्केट वैल्यू ले लो। मार्केट वैल्यू तो आपके जो कैश मिला होगा उसकी तो मार्केट वैल्यू होगी, और जो काइंड मिला है नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन उसकी आप निकाल लोगे, उसकी आप निकाल लोगे। देखो मान लो कि मैंने कोई कंसल्टेंसी दी किसी कंपनी को और उन्होंने मेरे को क्या दे दिया? सब कुछ काइंड में ही दे दिया। तो मैं उस काइंड की क्या कर लूंगा? ओपन मार्केट वैल्यू चेक कर लूंगा। सिंपल हो गया मेरे लिए। हो गया नहीं हो गया सिंपल? और अगर उस कंपनी ने मुझे कैश दिया है, साथ में क्या दिया है? काइंड में दिया है, तो कैश जो मेरे पास आया है वो तो मुझे दिख ही रहा है। जो काइंड में उसका चेक कर लूंगा कि मार्केट में क्या वैल्यू है। भाई सबको थोड़ी ना काइंड देते होंगे, पैसा तो चार्ज करते होंगे। शायद होटल दे दिया मेरे को स्टे रहने के लिए, 1 महीने सर रहो कोई दिक्कत नहीं, हमारा होटल है, ठीक है। तीसरा क्या है भाई? अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं तो ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर सप्लाई। तो क्या बोला? ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर सप्लाई। ये क्या हो रहा है? ये कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले क्या हुआ? बोलो। ओपन मार्केट वैल्यू ले ली हमने, उसके बाद हमने क्या लिया? मनी वैल्यू, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, और उसके बाद ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर सप्लाई। कि अगर ये बंदा ऐसे ही सप्लाई किसी और को करे, है ना भाई, तो क्या वैल्यू होगी? तो क्या वैल्यू होगी? तुम्हारे पापा जी लाला है और तुम्हें कोल्ड ड्रिंक फ्री में मिल रही है, क्या यही चीज किसी और को भी तो सप्लाई होती होगी? तो उस चीज की सिमिलर देख लेंगे। भाई मैं तो किसी को क्या कर रहा हूँ? फ्री में दे रहा हूँ वो कंसल्टेंसी।
पर किसी और को अगर दूं तो पैसे नहीं लूंगा। आ गई बात समझ में? असली में लॉ मेकर चाहता क्या है कि जहां पे आप चालूपना दिखाओ, आप यहाँ चालूपना ही तो दिखा रहे हो, जीएसटी का टैक्स बचाना चाहते हो, तो वो कह रहा है ऐसा करेंगे भाई जहां काइंड आ जाएगा ना मनी के अलावा, सोल कंसिडरेशन नहीं है, तो वहां पे ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे, या ये वाला स्टेप ले लेंगे, या ये ले लेंगे। समझ में आया या नहीं आया? ठीक, क्या तीनों में से एक अप्लाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। पर लॉ मेकर इतना स्मार्ट है, कहता है कि अगर ये तीनों ही अप्लाई नहीं हुए तो कौन सा रूल लगा देना? 30। अगर ये तीनों ही अप्लाई नहीं हुए तो कौन सा रूल लगा देना? 30। मतलब समझ गए ना? अगर 27 नहीं लग रहा, अगर रूल 27 नहीं लग रहा तो कौन सा रूल लगा दोगे? 30 रूल लगा दोगे। और 30 रूल क्या कहता है? 110% ले लो। किसका? कॉस्ट का। जो भी आपकी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जितने की आपकी लागत लग रही है उस चीज को बनाने में, उसका कितना परसेंट ले लो? 110% ले लो। ये यश कह रहा है वॉइस ब्रेक हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। यश ने पहले लेक्चर लिया हुआ है इसका वैल्यूएशन का। बेटा पहले आपको पहले लेक्चर देखना पड़ेगा, लेक्चर नंबर 1, फिर जाके ये समझ में आएगा। ऑलरेडी कितने घंटे की क्लास हो चुकी है? नहीं है वो ऑनलाइन? अच्छा, अपलोड नहीं हुआ है लेक्चर? कल करवाया था इनसे अपलोड, अब चेक कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ओके बाय। क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से हम 2-2.5 घंटे पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? तो कनेक्टिविटी तो तभी आएगी भाई रूल्स की। और रूल नंबर 30, अगर ये भी रूल नहीं लगा तो कौन सा रूल लगा दो? 31। और 31 क्या कहता है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बीजीए। सीधे क्या होगा? जो भी यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर है उसके पास अपनी एप्लीकेशन लगा दो कि सर हमारे बस की नहीं है, आप जो बोल दोगे वो वैल्यू हम मान लेंगे, वही टैक्स हम मान लेंगे। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, आरओआई का चैप्टर हो चुका है, सेक्शन 144 बीजीए पढ़ाया था आपको कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो एओ आपकी बीजीए कर लेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो यहाँ पे भी तो यही हो रही है, यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर कर रहा है, वहां एओ करता है। समझ में आया या नहीं आया? दोबारा रिपीट करेंगे, तीनों रिपीट करेंगे, सारे बच्चे रिपीट करेंगे। सबसे पहले क्या यहाँ पे सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा, तो कहां पे आ जाएंगे? रूल में आ जाएंगे। कौन सा रूल लगेगा? 27। 27 क्या कहता है? मनी भी और काइंड भी है। तो अगर आपका ओपन मार्केट वैल्यू मिल जाता है उस सप्लाई का तो नमस्ते लंदन, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं मिलता तो मनी वैल्यू क्या है और नॉन मॉनेटरी की वैल्यू क्या है वो निकाल लेंगे। वो भी नहीं मिलती तो वही सिमिलर सप्लाई किसी और को होती होगी, वहां से पता लग जाएगी ओपन मार्केट वैल्यू क्या होती होगी। और अगर ये तीनों स्टेप फेल हो गए, मतलब कि रूल 27 अगर फेल हो गया, तो हम कौन सा रूल लगा देंगे? 30 लगा देंगे। 30 कहता है कुछ मत करो, जितना भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, भाई एक मोबाइल को बनाने में 10,000 रुपए लगे हैं, तो ये मान के चलो कि 10% जो भी डीलर खरीदता होगा वो अपना प्रॉफिट जोड़ता होगा फिर बेचता होगा। समझ गए? तो 11,000 के ऊपर जीएसटी लगा दो। इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया। क्यों? हाँ, जाओ जाओ। देखो जी प्लीज इधर, ये क्या कर रहे हो? 31 देखो प्लीज, बंद करो उसको। अच्छा 31 देखो प्लीज, 31। और 31 क्या है? हमारे बस की कुछ नहीं है अब, तो जो पीओ बोलेगा वही आपको करना है। मैंने कहा था बोलो मत बीच में, पर हमें बोलना है। मेरे नोट्स देखो प्लीज।
ये रहा रूल 27, मैं पूरा बता चुका हूँ, कुछ भी यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पूरा बता चुका हूँ। सीधे चलो पहला, प्रज्ञा पढ़ के बताना बेटा क्या लिखा हुआ है। दिख नहीं रहा? इनके पास नहीं है नोट्स, नहीं है ये? हाँ पढ़ ले, चल पढ़ने दो इसको, पढ़ने कोई बात नहीं। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नोट्स आ गए प्लीज आप पढ़ के बताओ। ये नोट्स ना बंद करके रखने की जरूरत नहीं है, खोलो भाई नोट्स को। तेरे नोट्स का है भाई, JIGL के भी नहीं निकाले थे। ये पड़ेगा 16, मेरे को तो लगता है समझ में भी आ गया होगा बच्चे को, पर फिर भी अगर किसी के नहीं आया तो भी बोल सकता है। आपने क्या किया, आपको नया फोन खरीदना था, आप अपना पुराना फोन ले गए दुकान वाले के पास, आपने अपना पुराना दिया, नया ले लिया। उसने आपसे कितने पैसे लिए? 20,000। क्या GST 20,000 में लगेगा? बोलो नहीं। उसकी ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है? 24,000। क्या निकालना आ गया नहीं आ गया? हमें समझ में आया या नहीं आया? दोबारा बताऊं, आप अपना पुराना मोबाइल मुझे दे दो, मान लो मैं दुकानदार हूं और तुम्हें नया मोबाइल दे रहा हूं और तुमसे 20,000 रुपये ले रहा हूं, पर मार्केट में अगर वही मोबाइल मैं किसी और को दूं तो 24,000 का देता हूं, तो आप कहोगे सर मेरे से 4 कम क्यों लिए? क्योंकि आपने फोन दिया है मुझे, उसकी वैल्यू 4,000 है रियलिटी में, इसलिए मैंने आपसे 4 कम मांगे। बिल्कुल GST भाई पूरा लगेगा ना 24 पे, समझे? जैसे लोग कार लेने जाते थे, 10 लाख की गाड़ी लेने गया और साथ में क्या करता था, अपनी पुरानी गाड़ी लेके जाता था, तो वो कहता था तू 6 लाख रुपए ही दे, पर GST कितने के ऊपर लगेगा? 10 लाख के ऊपर लगेगा। नहीं समझे? समझ गए या प्रैक्टिकली कर लें फिर? समझ गए? समझ गए ना? 17 पढ़ो फिर, पढ़ो 17। प्रशांत पढ़ो भाई, देखो 17 क्या है, दिए तो हैं। उसको नया टीवी ओल्ड के एक्सचेंज में कितने में दिया गया? 42 में, जबकि मार्केट में ओपन मार्केट वैल्यू क्या है उसकी? 45। तो GST कितने के ऊपर आएगा? कर लोगे या नहीं कर लोगे? कैसा लग रहा है अब? मजा आ रहा है, क्या बात है। 18 अतुल बताएगा, ये 18। ओपन मार्केट वैल्यू कार की कितनी है? 11 लाख। और क्या हुआ बेटा? 9 लाख की प्रोवाइड करवा दी उसको, और इन रिटर्न ऑफ एक्स लिमिटेड एंड चार्ज 5,000 कंडीशन दैट वी प्रोवाइड कार एट प्राइस 9 लाख। क्या चीज है भाई? हाँ दोबारा बोल दो, क्या कह रहे हो? हाँ ये भी लड़की ने सही बोला, ओपन मार्केट वैल्यू 11 लाख बता दी आपको, तो बाकी की चीजें क्या करोगे देख के? सीधे आपको बता दिया है, तो हमारा जो GST है वो किसके ऊपर लगने वाला है? ऐसे भी तो एक आपने कोई ऑडिट कर दी, या आपको भी पता होगा कंप्लाइंस सर्टिफिकेट CS साइन करेगा, आपने साइन किया, और जो कंपनी है वो कह रही है जी हमारा जो भी मतलब जो भी वो प्रोडक्ट है वो आपको सप्लाई कर रही है फ्री में। भाई फ्री में कौन करता है? हम उसकी ओपन मार्केट वैल्यू देख लेंगे, और औरों को भी तो सप्लाई करते होंगे, या फ्री मतलब बना ही फ्री के ले रहे हो, है ना? बाबा रामदेव जी अपने लिए भी तो अपने प्रोडक्ट यूज करते होंगे, पैसे देते होंगे, ले तो पैसे लगते हैं उसके, इनवाइस बनती है उसकी, चाहे वो खुद के लिए ले रहे हो चाहे कंपनी खुद की हो। यस और नो? और अगर इन सब में फेल हो गए तो कौन सा लगेगा बताओ? ये 18 और 20, ये 19 और 20 कर लेना। मैं सीधे कहाँ आ रहा हूं? मैं रूल 30 में आ रहा हूं। ये सारे एग्जाम्पल इसीलिए आपको दिए हैं कि बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा।
रूल 30 में मैंने क्या बोला था, क्या लेना होता है? वेरी गुड, 110% लेना होता है कॉस्ट का, है ना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा था मैंने, या मैन्युफैक्चरिंग जितने की भी आपकी कॉस्ट लगी है उस गुड्स के लिए। तो मैंने बहुत बेस्ट एग्जांपल दे रखा है, मानो यहाँ पे पढ़ो बेटा, जबरदस्त एग्जांपल। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? ट्रांजैक्शन वैल्यू, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू पता लग जाएगी, बस बस जो ट्रांजैक्शन वैल्यू आ जाएगी तो हमारी एवी हो जाएगी, है ना? एसेसेबल वैल्यू निकल जाएगी। एक बार ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाल ली, फिर मल्टीप्लाई में रेट ऑफ टैक्स भी करना है और रेट ऑफ एक्सचेंज भी करना होता है, पर एक्सचेंज तभी करना होता है जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट मटेरियल आपका कितने का है? 944 का, इंक्लूडिंग क्या है? डायरेक्ट वेजेस, सिलेबस में नहीं आई जीएसटी, कब बोला? यूटीबी सिलेबस में। तो देखो जी, डायरेक्ट मटेरियल ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस लग गई, अदर खर्चे लग गए, इनडायरेक्ट लग गए, फैक्ट्री ओवरहेड लग गए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लग गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लग गया, क्वालिटी चेकअप के पैसे लग रहे हैं, और आप उसको बेच रहे हो ऐसा स्क्रैप, वो भी आपको बता दिया। और आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है? 15%। आपको नहीं लग रहा हमें आपके प्रॉफिट मार्जिन से कुछ लेना देना नहीं है? बाकी सारी चीजों को क्या कर दो, बस जोड़ दो, सारी चीजों को जोड़ दो, जोड़ के आपका टोटल कितना आएगा? 1475। और उसमें से जो आपने स्क्रैप किया है वो माइनस कर दोगे। कुछ नहीं है, एक समोसा बनता है, उसकी लागत होती है, यस और नो? समोसा बनाने के लिए भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, तो वो सारी चीजें क्या हो रही है यहाँ पे? ऐड हो रही है। क्या मटेरियल नहीं चाहिए होगा? समोसे से मान लो ना इसको, मटेरियल नहीं चाहिए होगा, वेजेस नहीं चाहिए होगी। इसके लिए ना आपको कॉस्ट शीट पढ़ाई जाती है। अगर किसी ने पढ़ रखी होगी कॉस्ट शीट तो उसको समझ में आ जाएगा कि सर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हो, मुझे पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और ये डायरेक्ट जो भी वेजेस हैं वो भी आएगी। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी आते हैं, डायरेक्ट वेजेस भी आती है, और जो भी ओवरहेड्स होते हैं, ओवरहेड्स का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है, समोसे बनाने के बाद भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं, उसकी मार्केटिंग में पैसा लग गया, डिलीवरी बॉय डिलीवर करने जा रहा है, ओवरहेड्स है, वो एक्स्ट्रा पैसा क्या किया जा रहा है? खर्च किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो क्या हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा? इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, वो तो मैंने बना दिया कि कल अगर कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए, आप नहीं बोल सकते कि सर आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना नहीं सिखाया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है जितनी भी आपकी क्या लग रही है लागत किसी चीज को बनाने में, और हमें बस वही लेनी है, और हमें उसका क्या लेना है? 110%। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई है बच्चों? इतनी। तो डायरेक्टली इसका 110% निकाल लो, ये आ जाएगा, या इसमें 10% जोड़ के निकाल लो तो भी यही आ जाएगा। एक सीए का बच्चा था, ये लिखा हुआ था, एग्जाम दे रहा था सीए का बच्चा, ये लिखा हुआ था 33 1/3%। बच्चे को नहीं आ रहा था कि ये सिंपल कैसे करूं इसको, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है? तो इसका सिंप्लीफाइड है 1/3, क्योंकि 1/3 भी 33.33% होता है, और ये भी वही होता है, और परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। इसको फ्रैक्शन में करना था, उसको नहीं आ रहा था। ऐसे ना ये कॉस्ट शीट में ये चीजें यूज होती हैं, ऐसे लिख के देते हैं, उसको ऐसे यूज करना पड़ता है, उसको नहीं आ रहा है ऐसे करना। ये 6ठी क्लास में सिखा देते हैं हम बच्चों को, 6ठी क्लास की मैथ है। और मैंने देखा है कि बच्चा सीए तक पहुंच जाता है तो भी उसको ये चीजें नहीं आती, क्योंकि हम लोग भी तो कॉस्ट शीट बना रहे होते थे, तो हम अपने डाउट सीए से पूछ लेते, हाँ भाई बताओ, वो क्या मेरे ही समझ में नहीं आ रहा, क्या बताएं भाई। तो बड़े बुरे हालात हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप निकाल लेते हो, कॉस्ट ऑफ क्या निकाल लेते हो? प्रोडक्शन अगर आप निकाल लेते हो, मेरे हिसाब से अगर उसका डायरेक्टली 110 निकालोगे, 110% निकालोगे, डायरेक्टली ये आएगा। कैलकुलेटर कितने बच्चे लाए हैं? ये प्लीज जो नहीं ला रहे, हम्बल रिक्वेस्ट है, लेके आओ। बोलो क्यों?
पेपर में कैलकुलेटर ही तो यूज करना है। वहां कैलकुलेटर बेटा चलेगा नहीं, पहली बता रहा हूं। तो तभी चलेगा जब यहाँ प्रैक्टिस होगी। लाए हो आप? लाना, अगली बार लाओगे? एनी डाउट? बोलो। और कास बना हुआ है इसके लिए। कभी एएस का नाम सुना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो यूनिफॉर्मिटी के साथ हो, तो इसलिए एएस यूज होता है। ऐसे क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग, कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करें उनके भी एक ही यूनिफॉर्मिटी के साथ स्टैंडर्ड हो। बातें समझ में आ रही है? अकाउंट्स सीखना नहीं चाहते क्या कुछ बच्चे? बातें नहीं। अरे भाई वो सीएस के होते हैं जो भी अभी तक सारे अप्रूव्ड नहीं हो पाए। सीए वाले देख लो। तो एएस, एएस आपको पता लग गया एएस क्या है? तो ये अकाउंटिंग के लिए यूज होता है। आगे बात समझ में? ऐसी कॉस्टिंग के लिए कास यूज होते हैं, सी ए एस। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बाई चांस एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि ये बता दो रूल 30 में कौन सा कास लग रहा है, तुम कहोगे सर ने नहीं कराया था, मैं तो कहूंगा देख कराया था, वीडियो निकाल ले। मैं तो ये भी बोल दूंगा कॉस्ट शीट भी करा दी थी। ये कहानी। मैं आपको 100 मार्क्स का पेपर करा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं करा सकता भाई। तो आपकी विल है, आप कर लो, बढ़िया काम हो जाएगा आपका। कोई डाउट? अगला रूल 31 क्या था? रेजिडुअल मेथड बोलते हैं इसे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये लिखा हुआ है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। कौन करेगा? प्रॉपर ऑफिसर। तुम्हारे तो बस की रही नहीं, तो उसने जो, अब तुम कह रहे हो कि सर मेरे से याद नहीं हो रहे क्वेश्चन, तो भाई मेरे से बोल दो, मैं देता हूं तुम्हें क्वेश्चन, याद कर लो। कहां दिक्कत आ रही है? यस और नो? पर जब तक हम याद नहीं करेंगे तो एग्जाम में कैसे काम चलेगा? जो याद कर रहे हैं वो देखो। सारे बच्चे करें भाई ये काम, मेहनत करने लग जाओ। मतलब महीने, अब 2 महीने भी नहीं रहे पूरे। आज कितनी तारीख हो गई? 8 तक। आज पेपर चल रहा होगा आपका या खत्म हो चुके होंगे? बता। खत्म। बता। चलो 28 करें, 27 करा दिया, उसके बाद 30 करा दिया, 31 करा दिया। अब स्पेसिफिक करेंगे। स्पेसिफिक क्या था? 28। 28 स्पेसिफिक है। 28 की हेडिंग क्या है बच्चों? कि जो सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, वो किसके साथ हो रही है? बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पार्टी है, या रिलेटेड पार्टी है, यस और नो? अदर देन एजेंट। एजेंट इन्वॉल्व नहीं है इसमें, क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट के लिए कौन सा है? 29। बात समझ में आ रही है? तो भाई अगर लिख लेते हैं, इसके भी नोट्स बना लेते हैं, लिख लो 29, 29, 28, 28। तो क्या निकालने जा रहे हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई। कौन सा केस है? डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पार्टी। डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पार्टी मतलब अपनी ब्रांच को क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। अपनी ब्रांच को क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। इफ रिसिप्टेंट एलिजिबल, अगर रिसिप्टेंट क्या हो जाए? एलिजिबल हो जाए टू बुक फुल आईटीसी, टू बुक फुल आईटीसी, देन
then declared value will be open market value और accessible value. क्या बोला उसने? शिखा क्या बोला है बेटा? कि अगर आप ट्रांजैक्शन किसके साथ कर रहे हो, डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ या रिलेटेड पर्सन के साथ। डिस्टिंक्ट आपको पता ही है क्या होता है, हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस जा रहा है, और रिलेटेड आपको पता ही है क्या है, हम अपने भाई को, मम्मी पापा, जो भी हमारे रिलेटेड है, ठीक है ना, उनको हम लोग कर रहे हैं। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, उनके अंदर जो रिलेटेड बताया हुआ है। तो उस केस के अंदर कह रहा है जो रिसिप्टेंट होगा, सप्लायर नहीं रिसिप्टेंट, अगर रिसिप्टेंट क्या है, एलिजिबल है किसके लिए, फुल आईटीसी के लिए, अगर वो पूरा का पूरा आईटीसी क्या कर लेता है, बुक कर लेता है। तो सिंपल एग्जांपल ले लो, हेड ऑफिस ने क्या किया, मान लो कोई भी प्रोडक्ट भेजा, कहाँ, ब्रांच ऑफिस। कितने का प्रोडक्ट था अतुल, 10,000 रुपए का, और इसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ था बेटा, इसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ था 18%, 1800 रुपए, तो 11,800 की इनवाइस बनाई गई। क्या इसको उसका आईटीसी 1800 रुपए पूरा मिल गया होगा या नहीं मिल गया होगा? मिल गया होगा। कितना आसान है बताओ, बात समझ में आ रही है? तो अगर ये पूरा आईटीसी क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो जो आपने वैल्यू डिक्लेयर की है 10,000, वो ट्रू वैल्यू मानी जाएगी। हम उसमें शक नहीं करने वाले, हमें कोई शक नहीं है उसमें, क्योंकि आप आईटीसी जितने का बुक करोगे फिर उतनी वैल्यू हम मान लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरा ये हो गया आपका, इसको लिखना स्टेप्स, यहां पे स्टेप्स डाल देना, ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 1 फुल आईटीसी। बेटा जल्दी लिखो, स्पीड में लिखो। हाँ जी, हाँ जी, कर देता हूं बेटा। ये लो, ये हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, 10,000 रुपए का गुड्स, 1800 रुपए जीएसटी लगा, 11,800 आ गया बेटा। तो सामने वाली पार्टी ने आईटीसी ले लिया है 1800 रुपए का, और अगर उसने पूरा आईटीसी क्लेम कर लिया, जो वैल्यू आप डिक्लेयर कर रहे हो उसी वैल्यू को हम मान लेंगे, वही आपकी एसेसेबल वैल्यू होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हेड ऑफिस एक गुड्स भेज रहा है, 10,000 रुपए के गुड्स हैं, जीएसटी लगाया गया 18%, ये माना जाएगा कि जो ये 1800 रुपए जीएसटी लगा है ये सही लगाया गया है, गलत ट्रीट नहीं किया जाएगा उसे, निकाल ली वैल्यू उन्होंने, क्योंकि सामने वाले ने अपना आईटीसी पूरा क्लेम किया। अब आईटीसी पूरा क्लेम करेगा तो इधर से सप्लायर के लिए तो वो लायबिलिटी बन जाएगा, ये कहानी है। रियलिटी में अब इधर देखो, इधर आओ, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, 24/4 डिस्टिंक्ट पर्सन और 25/4 के अंदर ये बातें बता रखी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ जी, हम लोग ओपन मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं उस सप्लाई की, और अगर ओपन मार्केट वैल्यू हमें नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, लाइक काइंड एंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं, है ना। देखो या तो आपको उसकी ओपन मार्केट वैल्यू मिल जाएगी या तो आपको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी। वो कहता है, देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर इंटेंडेड फर्दर सेल such recipient value shall be at the option of the supplier, being the amount 90% amount charge like kind not being related। क्या कहानी, मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में क्या लिखा, मैंने कहा सबसे पहले ये चेक करो, पहला स्टेप है कि रिसिप्टेंट ने पूरा आईटीसी क्लेम किया या नहीं किया। अगर उसने किया है तो हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू आपने डिक्लेयर की है वही वैल्यू मान लेंगे, मतलब जो ये 1800 रुपए जीएसटी लगाया गया ये बिल्कुल सही है, कोई गलत
नहीं है, ये ट्रांजैक्शन गलत ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने पूरा आईटीसी ले लिया। नीचे तुम्हारी रिसीप्ट कटती है, मान लो इन्होंने तुम्हारी रिसीप्ट के ऊपर जीएसटी लगा दिया, कितना जीएसटी लगा दिया? 5,000 रुपए। अब तुम्हारी अगर रिसीप्ट के ऊपर 5,000 रुपए जीएसटी लगा हुआ है और तुम्हारे पास वो रिसीप्ट है, उसका मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूट की वो 5,000 रुपए लायबिलिटी है या नहीं है? या फेक इनवाइस हो जाएगी? वो फेक कैसे हो जाएगी फिर? किसी दुकान में मैकडी में गए, चलो मैकडी में ही गए, उसने टैक्स लगा दिया तो तुमसे टैक्स कलेक्ट कर लिया ना, क्या मैकडी वाले की लायबिलिटी होगी? नहीं होगी। फिर आज जितना भी टैक्स कस्टमर से कलेक्ट किया कि वो सरकार को देना है और वो उसमें से अपना आईटीसी माइनस करती होगी। तो भाई जब सामने वाला आईटीसी ले रहा है तो तुम्हारे लिए लायबिलिटी होगी सप्लायर के लिए। तो जो सप्लायर ने वैल्यू डिक्लेयर किया हम उसको ट्रू एंड फेयर मानेंगे, हमें वो गलत नजर नहीं आ रही फिर। पर लोग ऐसा नहीं करते, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मैं अगर अपनी ब्रांच को कोई चीज सप्लाई करूंगा, पैसे ही नहीं लूंगा मैं कोई पैसे लूंगा ही नहीं, बस सीधे इनवाइस बना दूंगा ब्लैंक कि बस इतनी बुक भेजी है विदाउट कंसिडरेशन। तो समझ रहे हो, मैं ट्रांजैक्शन होगी इनवाइस बनाऊंगा पर विदाउट कंसिडरेशन बनाऊंगा कि कोई पैसा ही नहीं लिया गया। पर डिपार्टमेंट को तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए ना कि आपस में ये लोग कैसे कर रहे हैं काम। या सुनो, अब ये ऑनलाइन क्लास हो रही है, रिकॉर्ड आपको पढ़ाया जा रहा है, तो कोई थर्ड पर्सन उसको चेक कर सकता है टीचर पढ़ा रहा था या फालतू की बकवास चल रही थी। बात यस, ये सही बता रहा हूं आपको, बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आपके, अब देखते हो आप जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको उनके पेरेंट्स को कैमरा एक्सेस मिल जाता है, वो अपने ऑफिस में बैठ के देख रहे हैं मेरे बच्चे के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सारे स्कूल नहीं देते हैं, बट जिन स्कूल्स को पता है कि भैया हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी भी मेंटेन करना और होना भी चाहिए, ये छोटे बच्चे हैं ना, वो क्या पता उनको, कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ जी, एनी डाउट? नो। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता, मैंने कहा विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई हो जाती है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि जो सेल की गई है, हम ये चेक करते हैं कि अनरिलेटेड पार्टी, किसको चेक करते हैं? अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। किसके साथ ट्रांजैक्शन चेक करते हैं? अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। ये हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ने किसको सप्लाई किया? ब्रांच ऑफिस को। क्या आपस में रिलेटेड है या नहीं है? डिस्टिंक्ट पर्सन है या नहीं है? इनवाइस कैसी बनाई? विदाउट कंसिडरेशन। इनवाइस बनाई गई विदाउट कंसिडरेशन। तो आगे क्या चेक कर लेंगे कि यूआरपी को कितने में बेचा है, अनरिलेटेड पार्टी को। क्यों? आगे ये चेक कर लेंगे कि यूआरपी को कितने बेचा है। अच्छा, हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? बोलो सर, हमें तो ये वाली हेड ऑफिस वाली वैल्यू निकालनी है, ऊपर यही तो वैल्यू निकाली थी 10,000, और इस बार हमारे पास ये वाली वैल्यू है। यस और नो? इस वाली वैल्यू से कौन सी वैल्यू निकालना चाहते हो? पीछे की, विदाउट कंसिडरेशन वाली। पिछली बार क्या हुआ था कि जितने में हेड ऑफिस सप्लाई कर रहा था हमने वही वैल्यू नमस्ते लंदन बोल दी थी, हमने मान ली थी। क्यों मान ली थी? क्योंकि सर सामने वाले ने पूरा आईटीसी बुक कर रखा था। अब तो सर आईटीसी बुक हो ही नहीं सकता, विदाउट कंसिडरेशन है, कैसे करेगा बेचारा? समझ गए होंगे? तो सर हम ये चेक करेंगे कि वो यूआरपी को, मतलब अनरिलेटेड पार्टी को, कितने में बेच रहा है। भाई हम दोनों आपस में क्या है, रिलेटिव है। तुमने कहा सर ये पेन दे दो, मान लो मेरी दुकान है, मैंने कहा ले फ्री में ले जा, कोई दिक्कत नहीं। जीएसटी लगा? नहीं लगा। डिपार्टमेंट क्या चाहता है? अपना टैक्स। वो तो क्या कहेगा, तूने माल खरीदा था पीछे से, तेरा स्टॉक बता रहा है, तूने उसका आईटीसी ले रखा है, हमें तो जीएसटी मिला नहीं, हमें क्या समझ रहा है, पागल? तो तेरे जो इतने गुड्स हैं उनकी वैल्यू कहां से आएगी? समझ गए? अब उनकी वैल्यू कहां से आएगी? ये तुम्हें आगे अब्दुल को बेचा तुमने, अब्दुल कौन है? अनरिलेटेड, उसको बेच दिया तुमने। तो भाई हम क्या करेंगे, जितना भी तुमने उसको बेचा है, 100 रुपए का बेचा है मान लो, हम 90% में ये वैल्यू निकाल लेंगे। समझ गए? अगर ये 20,000 का बेचा है तो ये वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 18,000। ये 30,000 है, 27,000। वेरी गुड, क्या बात है, समझ में आ गया होगा। 90%। जब 110% निकाल रहे थे तो उसमें कर क्या रहे थे? उसमें ऐड कर दे रहे थे 10, इसमें 10 लेस कर दे रहे हैं। वो आप समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि हम मान के चलेंगे इसका भी तो 10% रहा होगा। सिंपल कैलकुलेशन है।
फॉरवर्ड जाते हैं तो 110 करते हैं, बैकवर्ड जाते हैं तो 90% करते हैं। अब लॉ में 90% लिखा है तो हम 90 कर रहे हैं, भाई 80 लिखा होता तो हम 80 के हिसाब से करते। ये लॉ लिखा हुआ है 90% का, देखो लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ प्रोवाइजो में, 90% ले लो। और 90% किसकी लेनी है? जो आपकी अनरिलेटेड पार्टी है। तो हमने अपने नोट्स में यहाँ पे लिख दिया है, लिख दो अपने नोट्स में सेकंड वाले पॉइंट में क्या करना है, 90% ले लो किसकी? अनरिलेटेड पार्टी की। क्या मैं जो नोट्स बनवा रहा हूँ इजी हो गए नहीं हो गए आपके एमसीक्यू के लिए? बड़े आसान हो गए भाई। आपने तो एग्जाम में बस यही चेक करना है, आपने तो एग्जाम में बस यही चेक करना है कि क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं है। जैसे ही आपको पता लगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, आप क्वेश्चन में देखो पूरा आईटीसी रिसिप्टेंट ने लिया या नहीं लिया, नहीं लिया आ जाओ 90% ले लो यूआरपी का। इतने आसान क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। दो बातें हो गई, बोलो। तीसरी बात, जो मैंने आपको कहां समझाया था, रूल 27 के अंदर समझाया था, वो पूरा कॉपी पेस्ट कर दो यहां पे। बताओ 27 के अंदर मैंने पहला पॉइंट क्या समझाया था? ओपन मार्केट वैल्यू। दूसरा मैंने क्या समझाया था? मॉनेटरी वैल्यू प्लस नॉन कंसिडरेशन। इसको नहीं लेना बस, वहां पे ये हटा दिया गया। और तीसरा क्या था? ओपन मार्केट वैल्यू किसकी? सिमिलर सप्लाई की। और उसके बाद क्या किया था? रूल 30 लगा दिया था। उसके बाद कौन सा रूल लगा दिया था? 31। तो बस वही 110% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बीजीए, खत्म। देखो कितना आसान हो गया आपके लिए। पर पहले ही बता रहा हूं ये टफ है ये चीज, आपको बस ये चेक करना है। आपको कैसे पता लगेगा कि प्रज्ञा ये रूल लगने वाला है? सर हम ये चेक कर लेंगे रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन है या नहीं। अगर रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन है तो रूल कौन सा लग जाएगा? 28। और 28 बोलता है रिसिप्टेंट का आईटीसी चेक कर लो, पूरा बुक कर रहा है या नहीं कर रहा। पूरा बुक कर रहा है, नमस्ते लंदन, जो वैल्यू बोली वही मान ली जाएगी। नहीं कर रहा तो यूआरपी अनरिलेटेड पार्टी की वैल्यू लेंगे, उसका 90% निकाल लेंगे, वो वैल्यू मान लेंगे। वो भी नहीं पता लग रहा, आगे उसने सप्लाई नहीं किया, ओपन मार्केट वैल्यू। सिमिलर गुड्स की ओपन मार्केट वैल्यू। भाई वो चीज नहीं कर रहा, वही पेन और कोई नहीं बना रहा, उसके सिमिलर तो बना रहा होगा कोई। कोक ही नहीं बना रहा सिमिलर, सिमिलर कोक तो कोई बना भी नहीं सकता, पेटेंट है उसका कंपनी का। पेप्सी तो बना रहा होगा, थम्सअप कुछ तो बन रहा होगा, उसकी देख लेंगे भाई। ऐसा तो नहीं है ना तुमने एक चाकू बनाया वैसा चाकू कोई और बना नहीं रहा, वो अलग बात है, पर चाकू तो बन रहा होगा, फैन तो बन रहा होगा। सिमिलर चेक वो भी नहीं मिल पाए कई बार, मान लो बाई चांस, तो भाई लो, वो कह रहे तुम्हारी लागत कितनी लगी है उसको बनाने में, जितनी तुम्हारी लागत लगी है उसका 110% ले लो। वो भी नहीं पता लग रही किसी से। सर हमने अकाउंटेंट कास्ट का हमें जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमें कास्ट की जरूरत नहीं है, कॉस्टिंग कराने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमारी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ठीक है प्रॉपर ऑफिसर को बुला लेते हैं, वो खुद कैलकुलेट कर लेगा बैठ के, है ना भाई। चल बता ये लाया खरीद के कितने का लगा, वो खुद ही निकाल लेगा वहां बैठ के वैल्यू। कहां दिक्कत आ रही है? समझ में आया नहीं आया? तो मेहनत बहुत लग रही है इसको सिखाने में। बोलो क्यों? क्योंकि ये बहुत खतरनाक है और मैं बहुत आसान तरीके से आपको सिखा रहा हूं। ये आज जो चैप्टर मतलब जो आज रूल चल रहा है वो कैसे चल रहा है? पहले रूल कौन सा चला? 27, और 27 के साथ 30 और 31 आ गए। 27 हमेशा लगाना है, यस और नो? 27 क्या करना है? हमेशा लगा देना है। पर 28 कब आएगा? जब डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पार्टी होगी। 29 कब आएगा? जब प्रिंसिपल और एजेंट होगा। और क्या इसके साथ 30 और 31 आएंगे? यस। क्या इसके साथ 30 और 31? यस। बताओ कितना काम आसान है। 30 और 31 से क्या समझे सर? 30 में हमेशा 110% ले लिया करेंगे, 31 में हमेशा बीसी हो जाएगी, कहानी खत्म। देखा जाए तो पागल बना रखा है, सीखना तो एक ही रूल है। 27 सीखना है या तो 28 सीखना है या तो 29 सीखना है, समझे? कोई डाउट है? 29 सिखा दूं? 29 में देखो क्या है। और मैंने ना इसके क्या कर रखे हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके उसमें, इतने मस्त क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप पढ़ के देखोगे आप खुद कर लोगे ये। आप पढ़ के देखोगे आप खुद कर लोगे ये। ये 1000 यूनिट की क्वांटिटी थी,
तो एक बार प्लीज करके देख लेना ये इलिस्ट्रेशन, आपके मस्त काम आएगी। वो 90% उसने निकाल दिया। ये दोनों इलिस्ट्रेशन प्लीज कर लेना, नहीं आएगी तो मैं बता दूंगा। 29 आ गया, प्रिंसिपल एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट 29 में देखो क्या कह रहा है। 29 यहीं से देख लो, 29 में वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी। 29 के अंदर वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे सर? ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे। ओपन मार्केट क्या ले लेंगे? वैल्यू ले लेंगे ऑफ द गुड सप्लाइड और एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, या सप्लायर का ऑप्शन है, क्या ले ले? वही 90%। समझ गए होंगे 90% किसका? जो अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन की है। दो ऑप्शन दे दिए, या तो भाई देख तू ओपन मार्केट वैल्यू ले ले या 90% ले ले यूआरपीएफ का, अनरिलेटेड पार्टी का। और अगर इन सबसे डिटरमाइन नहीं हो पा रहा तो रूल 30 और 31 लगा दे। कौन सा रूल लगा दे? 30 और 31। चलो इसका क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उसके एग्जाम्पल मैंने दे दिए थे। इसका करते हैं। अतुल पढ़ो बेटा, ये क्या लिखा है? पर क्विंटल। अपने जब ये आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं तो 5,000 रुपए की कर रहे हैं। अपने जब आपस में ट्रांजेक्शन होती है तो कितने की होती है? 5,000 रुपए की। और जब अन इंडिपेंडेंट कोई अगर सप्लायर उन्हीं चीजों की ट्रांजेक्शन करे तो वो होती कितने में? 4,550 के अंदर पर क्विंटल। तो सीधे क्या करो? हाँ जी, तो वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल शेल बी, क्या कह रहा है? 4,550 और वेयर द एक्साइज द ऑप्शन देन द वैल्यू शेल बी 4,500। किसका 90% निकाल लिया उसने? क्योंकि यही लाइक काइंड एंड क्वालिटी जब सप्लाई किया जाता है तो ये कितने का सप्लाई होता है? ये जो प्रिंसिपल सप्लायर है ये अपने एजेंट के साथ मिलके क्या करता है? सप्लाई करता है, ग्राउंड नट की सप्लाई करता है। और जब ये सप्लाई करते हैं तो आगे जो एजेंट है वो सब्सिक्वेंटली कितने में देता है? 5,000 में। और अगर ये ट्रांजेक्शन एजेंट के साथ ना हो तो ये कितने में दे रहे हैं? 4,550 में। अब ये यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है सर? एक बंदा प्रिंसिपल, एक बंदा एजेंट। इसने इसको दे दिया, ठीक है। जब ये आगे देता है तो ये कितने में दे रहा है? 5,000 पर क्विंटल। और जब ये खुद अपना मतलब चाहे इसका एजेंट करे या कोई भी करे, जब ये इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन होती है तो वो 4,550 में होती है। तो हम इसका 90% निकालेंगे। हम इसका क्या कर निकालेंगे? 90% निकालेंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि 4,500 रुपए के हिसाब से ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। और ये हमारी क्या है? वैल्यू है। ज्यादा वैल्यू दिखा के कर क्या रहा है? ज्यादा वैल्यू दिखा के क्या होगा? ज्यादा आईटीसी मिले, ज्यादा वैल्यू। अब मैं मान लो तुम्हारे पास ना क्या हुआ कि आउटवर्ड लाइबिलिटी है तुम्हारी ज्यादा। तुमने कहा सर एक क्या करो, आप भी तो जीएसटी नंबर है आपके ऊपर, आपकी कंसल्टेंसी है, ऐसा करो कि आपने मुझे कंसल्टेंसी दी है, बना दो एक इनवाइस। क्या जा रहा है? बना दो इनवाइस, उसमें जीएसटी चार्ज कर लेते हैं, हम अपना आउटवर्ड लाइबिलिटी से माइनस भी कर लेंगे। ऐसे मजे डिपार्टमेंट लेने नहीं देगा। अगला भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक बार रिवाइज कर लो जो पढ़ा है हमने, प्लीज रिवाइज कर लो।
हाँ लिख लो ना, अपने आप ही लिख लो। पहले ओपन मार्केट वैल्यू और 90% अनरिलेटेड पार्टी के साथ। दूसरा, अगर ये ऊपर वाला अप्लाई नहीं हो पा रहा तो रूल 30 और 31, बस हो गया। बिल्कुल, बस उसमें एक स्टेप इसमें उल्टा एक स्टेप है नहीं, वो हेड ऑफिस वाला जिसमें वो पूरा पूरा आईटीसी ले रहा था, वो स्टेप नहीं है, बाकी कॉपी पेस्ट सेम है। हाँ हाँ, पर उसमें और दे दिया है कि अगर सप्लायर ओपन मार्केट वैल्यू लेना चाहते तो ओपन ले ले, और अगर 90% है तो 90 ले ले, जो उसकी मर्जी, ऑप्शन दिया गया उसको, मर्जी है उसकी। दोनों में से कुछ नहीं करना है भाई, आ जा 30 और 31 में। तुम्हारे पेपर में होना ही क्या है, तुम्हारे पेपर में सीधे सिंपल लिखा होगा कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, उसकी ओपन मार्केट वैल्यू ये और अनरिलेटेड के साथ ये हुई है, एंड सप्लायर ऑप्टिंग द ऑप्शन, सप्लायर ऑप्शन ऑप्ट कर रहा है तो 90% निकाल देना, कहानी खत्म। या क्वेश्चन में सीधे लिखा होगा कि रूल 29 अप्लाई ही नहीं हो रहा, इतना आसान होना है आपके एमसीक्यू में, तो तुम्हें पता है फिर 30 लगना है, 30 लगना है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता रखा होगा उसका 110% निकालना, और जीएसटी का जो रेट दिया होगा वो निकाल के टैक्स आ जाएगा। और ये कभी होगा ही नहीं कि 31 तुमसे लगवाएंगे, ये थोड़ा बोले तुम बता दो क्या वैल्यू है। 31 तो पेपर में कभी लगेगा ही नहीं एमसीक्यू में, और बोलो 31, यही तो दिमाग का आपका स्किल है कि सोचना 31 कैसे लग जाएगा कभी, तुमसे वो तुम निकाल लो, जो तुम निकाल लोगे वो हम कर देंगे। है ना, तुम प्रॉपर ऑफिसर बन जाओ, तो बेस्ट जजमेंट आपसे थोड़ी ना कराने लगे, समझ ही गए होंगे, रिटर्न फाइल होती है, तुमसे थोड़ी ना बीसीए कराने लग जाएंगे, फिर तुम एओ नहीं बन जाओगे। तो प्रैक्टिक मतलब एकेडमिकली वो लग ही नहीं सकता ना रूल, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं 31 का। तो इसका मतलब बनना ही क्या है, या तो 27, 27 क्या था, जर्नल रूल, अगर डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, रिलेटेड नहीं है, तो जर्नल लगा देना। जर्नल में करना ही क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू देखनी है, ओपन नहीं मिलती तो जितनी मनी वैल्यू है और नॉन मॉनेटरी दोनों को ऐड कर लो, वो भी नहीं मिल रही तो उसका सिमिलर सप्लाई हो रहा होगा वो निकाल लो, फिर 30 और 31 हो गया, याद, याद भी हो गया। अगर आप चाहो तो जाके क्रक्स भी बना सकते हो, बिल्कुल भाई, आप जाके क्रक्स भी बना सकते हो कि 27 में ये है, 28 में ये है, 29 में ये है, क्योंकि 30 और 31 तो कॉमन है, और 31 तो आना ही नहीं। 27 में क्या किया था, ओपन मार्केट वैल्यू या मनी वैल्यू प्लस नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, या ओपन मार्केट वैल्यू ले लो सिमिलर गुड्स की, हो गया खत्म। उसके बाद तो लगाना ही 30 था, 31 में इसी नहीं लगाना पड़ेगा। 28 रिलेटेड पार्टी है, डिस्टिंक्ट पार्टी है, पहले चेक कर लो कि सामने वाले ने फुल आईटीसी लिया है या नहीं लिया है, लिया है तो वही जो डिक्लेयर किया उसने वैल्यू, वही वैल्यू मान ली जाएगी, खत्म। फिर दूसरा तो वही है सेम, दूसरा वाला 90% यूआरपी का ले लेना है, और फिर उसके बाद तो रूल 30 और 31 आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, वो तो अलग हो गई ना, अनरिलेटेड पार्टी। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है हेड ऑफिस और ब्रांच को डिस्टिंक्ट माना जाता है, जीएसटी के पर्पस के लिए दोनों अलग अलग है, समझ गया। जैसे पार्टनरशिप फर्म जो होती है फॉर अकाउंटिंग पर्पस सेपरेटली ट्रीट की जाती है अपने पार्टनर से, रियल्टी में होती कहाँ है, वही तो पार्टनर होते, वही पार्टनरशिप फर्म होती है, कंपनी होती है अलग अलग। हाँ तो वो कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में नहीं लगता ना। आ गई बात समझ में। 29 क्या है, 29 क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू और 90% यूआरपी का, और अगर वो नहीं लगा तो फिर 30 और 31 लगा दो, हो गया कंक्लूजन। बताओ कितना आसान, अब आप खुद बता दो, कुछ करना ही नहीं। दुनिया जहां में कोई इससे आसान बताया आपको, आदमी पागल हो जाए इसको कराने में, ऐसे खतरनाक रूल है ये। आप लैंग्वेज भी मत पढ़ना, मैं बता रहा हूँ, इसकी लैंग्वेज भी पढ़ ली तो पागल हो जाओगे, ये कर लेना आप, इसी से आंसर निकलेगा, हर क्वेश्चन का आंसर यहीं से आएगा। आपको तो क्वेश्चन का आंसर निकालने से मतलब है, कहानी खत्म।
भाई क्यों बातें करते हो? आया? कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मछली बेच रहा है। बाकी जो रूल है वो स्पेशल स्पेशल रूल है, देखो क्या है प्लीज। बाकी जो रूल है वो क्या है? स्पेशल स्पेशल रूल है। 31A में आ जाओ प्लीज, बातें बंद। 31A, मुझे ऐसा लगता है एग्जाम में यही आएगा 110%। देखो क्यों। आशी बेटा बाद में देख लेना दोबारा। लॉटरी, बैटिंग और गैमलिंग और हॉर्स रेस। आपको पता होगा जब लॉटरी होती है वो फेस वैल्यू चलती है लॉटरी की हमेशा, यस और नो? लॉटरी टिकट में अगर 100 रुपए लिखा है तो 100 रुपए का बिकेगा, 1000 लिखा है तो 1000 का, 5000 लिखा है तो 5000, 10,000 का लिखा है तो 10,000, 5 लाख का है तो 5 लाख का। लॉटरी जितने का हो भाई उतने का ही बिकता है फेस वैल्यू का। आ गई बात समझ में? पर बाई चांस ऐसा भी हो जाए शायद सस्ते में भी बेच दे, बिक ना रही हो, लो जी सस्ते में ले जाओ। बाई चांस ऐसा भी हो महंगे में बेच दे, भाई लूट मची हो कि हमने खरीदनी है लॉटरी। 1 रुपए की लॉटरी है, नहीं एक की नहीं, 1 लाख रुपए की लॉटरी है और मिलेंगे कितने? 1000 करोड़। दुनिया लगाने को पागल हो जाएगी, ये सुनो, 1000 करोड़ भाई। पेटीएम ने तो 10,000 करोड़ उठाए मार्केट से, यहाँ 1000 करोड़ की बात हो रही है, उसमें ही लोग पागल हो जाएंगे। देखो जी कहानी क्या है प्लीज। कह रहा है 1/3/2020 से क्या हुआ? लॉटरी चलाने वाला कौन? सरकार। अगर सरकार लॉटरी चला रही है या लॉटरी ऑथराइज्ड बाय क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने आपकी लॉटरी के ऊपर ठप्पा मार दिया कि आपकी लॉटरी क्या है? अभिजीत, अभिजीत सामने देख, देखो यहाँ पे प्लीज। उसको केयरिंग नजर आ रहा है, क्या बोलूं मैं, मुझे क्या करना है भाई? अपने चेहरे को संभाल। हायर, हायर ऑफ द टू अमाउंट, हमें इन दोनों में से जो हायर होगी हमें वो वैल्यू ले लेनी है। कहता है जो भी, असली में क्या होता है कि जो लॉटरी होती है आप उसमें अलग से नहीं बोल सकते कि 100 रुपए की लॉटरी दे रहे हो, चलो पहले ना मैं जीएसटी लगाता हूं इसके ऊपर, हम इंक्लूड मानते हैं उसको। आगे बात समझ में? तो हम उसको इंक्लूड मानते हैं। अब आप खुद बताओ, अगर कोई 100 रुपए की लॉटरी है और इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड माना है, रफली स्पीकिंग 18% रेट है, तो क्या इसको मानेंगे नहीं कि ये 118% की वैल्यू है? या ये भी सिखाना पड़ेगा ये कैसे आया 118? कितनों को बताओ, ये भी सिखाना है। बेटा 100 रुपए की ना बुक लेने गए थे आप, 10 रुपए का ना उसके ऊपर टैक्स लग गया, तो वो बुक कितने की हो गई? 110 रुपए की। आप मुझे आके बताते हो कि सर मैंने ना 110 रुपए की बुक खरीदी है और 10% टैक्स देके आई हूं। आपने मुझसे कहा सर मेरे को ना 7,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है मेरे बैंक अकाउंट से, मैं जादू करके दिखा रहा हूँ, गिली गिली छू। आपने बोला मेरे को ब्याज मिला है मेरे बैंक से 7,000 रुपए, सर ये बता दो मेरे बैंक में कितना पैसा है, मैं बता दूंगा, जादूगर हूं बता दूंगा। मुझे बस एक चीज चाहिए, बैंक ने इंटरेस्ट कितना पे किया? आपने कहा सर 7%, मैंने कहा 1 लाख रुपए तेरे अकाउंट में ले। तेरा क्या बात है सर, मजा आ गया। गधा है गधा, मजा आ गया। छठी क्लास में सीख जाता है आदमी, वही बता रहा हूँ यहाँ पे भी। फिर भी पता है क्या है बच्चा, नहीं सर ये लिखा कैसे था, ये 100/110। भाई जो लॉटरी 100 रुपए का टिकट है उसके ऊपर 18% जीएसटी मान के चलते हैं, इंक्लूड है, हम अलग से नहीं करते हैं, तो 118% की तो वैल्यू हुई 100 रुपए। जिसके अभी भी ना आया वो छठी क्लास की मैथ पढ़ने आ जाए, ठीक है? तो ये समझ में आया या नहीं आया बोलो?
कितनों को आ गया प्लीज एक बार ये भी तो देख ले, हाथ उठाओ कितनों को आ गया। प्रज्ञा को नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, पढ़ना ही पड़ेगा। प्राइस नोटिफाइड बाय द ऑफिशियल गजेट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट। या तो ये चेक कर लेंगे कि फेस वैल्यू क्या है, दूसरा क्या चेक कर लेंगे कि जो ऑफिशियल गजेट में ऑर्गेनाइजिंग स्टेट है उसने क्या प्राइस नोटिफाइड किया हुआ है उसके हिसाब से। अच्छा यहाँ पे 128 निकालना नीचे, 28% मान के चल रहे हैं लॉटरी के ऊपर, मैंने गलती से 18 ले लिया था, वैसे 28% का रेट है। हाँ ठीक है ना, आ गई बात समझ में। और कहता है सुनो, लॉटरी के ऊपर तो 128 लेना है, और विजय मान लिया जो काम कर रहा है हॉर्स रेस में पैसा लगाने का, बैटिंग का, गैम्बलिंग का, इसके ऊपर क्या करना है 100% जितनी आपकी फेस वैल्यू है बेट की वो, या जो अमाउंट आपने किसको पे की है जो आपके पैसे लगाता है। टोटली सेटर का मतलब होता है जो बंदा बीच में से पैसे लगाता है, कि देख घोड़े के ऊपर पैसे लगाने तो आप उसको पैसे देते हो, फिर वो करण अर्जुन मूवी देखी है तो उनका बॉक्सिंग मैच हो रहा होता है, वो आदमी होता है वो पैसे कलेक्ट, वो ही आदमी है ये, ठीक है समझ में आया। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है, लिखो। गवर्नमेंट ने लॉटरी निकाली है, ये आएगा एग्जाम में, गवर्नमेंट ने लॉटरी निकाली है, उसकी फेस वैल्यू है 1000 रुपए लॉटरी टिकट की, और ऑफिशियल गजेट में, ओजी का मतलब क्या है, ऑफिशियल गजेट में 1030 की गई है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अरे ये हायर अमाउंट ही तो निकालोगे। फेस वैल्यू कितनी है 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 128 हो जाएगा, और 1030 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 128 हो जाएगा। दोनों निकाल लो, इधर निकल रहा है 804.69 और 781.25, विच एवर इज हायर। तो ये वैल्यू ऑफ लॉटरी मानी जाएगी, ये लॉटरी की वैल्यू मानी जाएगी। नहीं समझे दोबारा समझा देता हूं। सरकार ने बोला फेस वैल्यू 1000 रुपए की लॉटरी की, ऑफिशियल गजेट में ये वैल्यू बताई। अब ये नहीं कि इन दोनों में से हायर ले लेना सीधे, ऐसे करके निकाल के देखना है आपने, आज जो हायर आएगा वो कर देना है। फॉर्मूला आपके पास पहले से ही था, आपको लगा कितने गधे वाला क्वेश्चन है। और अगर यही हॉर्स रेस होता तो बताओ, अगर इसी लॉटरी को काट के हॉर्स रेस वर्ड लिख दूं तो केवल ये वाला ले लूंगा, 1000 रुपए ही वैल्यू मान ली जाएगी, एक तीर से दो निशाने। समझे या नहीं समझे। अब किसमें क्या है वो सब छोड़ो। रूल 32, 32 के बाद क्या है 33। दो रूल बच गए, पेज देख लो, 2 पेज बचे, करना चाहोगे तो मैं करा दूंगा, नहीं पक्का, ठीक है अगली क्लास में करा दूं। बहुत अच्छा हूं ना मैं, बहुत ज्यादा। अरे अभी करना है या अगली में, चलो अगली में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सीपीसी के लिए बैठ जाओ तुम थोड़ा, हाँ छुट्टी होगी।
अरे यार ये करना नहीं चाहते। हाँ आकाश, सीपीसी के क्वेश्चन बेटा आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे एक व्हाट्सएप कर देना। तो जिस भी बच्चे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे व्हाट्सएप कर देना।